जी संदीप जी गो। नमस्कार मित्रों, -12 डिग्री सेल्सियस तापमान और बाहर बिछी हुई सफेद चादर की धरती से आप सभी बंधुओं को मेरा अभिवादन। क्या नमस्कार। हिंदी राइटर्स गिल्ड, नमस्ते। हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से आज के कार्यक्रम को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा नाम है संदीप कुमार। जैसा आप जानते हैं, आत्मीय बातचीत की श्रृंखला कुछ महीने पहले शुरू हुई और आज इसका 9वां एपिसोड है। यहाँ तक पहुंचाने का सहयोग आपसे मिला है और आपके प्यार से अभी तक यह संभव हो पाया है। इसमें हमेशा जो चेहरा आप देखते आए हैं और जो हमारी महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है श्रृंखला की, डॉक्टर शैला सक्सेना, आज वह व्यक्तिगत कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगी। आप में से कुछ को शायद ज्ञात हो, डॉक्टर शैला जी की माता जी का देहावसान हो गया हाल में और इस कारण से पूरा का पूरा परिवार उनके साथ शोक संतप्ति में जुड़ा हुआ है। इसी कारण से हमने इस कार्यक्रम को एक सप्ताह आगे किया। हम सभी शैला जी के साथ इस दुख की घड़ी में जुड़े हुए हैं, उनके परिवार और उनकी अपनी मानसिक दृढ़ता की कामना करते हैं। शैला जी की हार्दिक इच्छा थी कि यह कार्यक्रम आगे चलता रहे, इसलिए आपके समक्ष इस कार्यक्रम को लाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जो विषय आज हमने चुना है वह है समाज एवं भविष्य के प्रति उत्तरदायित्व का। जैसा सभी जानते हैं, साहित्य प्रेमी अत्यंत संवेदनशील होते हैं। रचनाकार अपने आप में भीतर छुपी हुई सूक्ष्म संवेदनाओं को जान सकते हैं, शब्दों में पिरो सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं। परंतु साथ ही जितनी गहरी तरीके से एक रचनाकार या रचना प्रेमी अपने आसपास की प्रकृति, पर्यावरण और समाज में घटित हो रहे घटनाओं पर अपना गहरा विचार रखता है, अभिव्यक्ति करता है, वह हमारे पूरे समाज और भविष्य को समृद्ध करता है और आशा की लौ को जलाकर रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और यही है आज की हमारी चर्चा का विषय। हमारी चर्चा में आज हमारा प्रयास यह है कि हम आपको कुछ ऐसे अतिथियों से मिलाएं जो कि न सिर्फ पर्यावरण परंतु अन्य सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं और उससे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में आपके समक्ष अपने विचारों को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि मेरा दावा है कि आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे रचनाकारों और साहित्यकारों को लेकर आए हैं जिनके समाज एवं पर्यावरण व विज्ञान के बोध से हम सब काफी समृद्ध होंगे। जैसा आप जानते हैं, आत्मीय बातचीत में हम कोई भी औपचारिकता नहीं रखते, इसलिए सभी पैनल मेंबरों से अनुरोध है कि बिल्कुल खुलकर दोस्ताना तरीके से बातचीत करें। साथ में फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हमारे जो भी मित्र हैं, साथी हैं, पूरी उम्मीद करता हूं कि वह अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अपने विचार रखेंगे और इस परिचर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही मैं अब शुरुआत करता हूं हमारे पैनल के सदस्यों के परिचय से। तो यहाँ पैनल पर आपके सामने जो चेहरे मौजूद हैं उनमें शुरुआत करना चाहूंगा मैं 3 महिलाओं से। और इनकी जो टीम है, इन्होंने एक ऐसा बढ़िया गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, हमारे भारत देश के लिए किया है, जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। और यह टीम है डॉक्टर रुमिला वर्मा जी, प्रभ कैंथ जी और वनिता खन्ना जी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्होंने बनाई जिसका विषय था जल और उसका महत्व। डॉक्यूमेंट्री का नाम है वाटर बी डैम्ड। और यह डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ कनाडा में और भारत में सराही गई, परंतु पूरे विश्व में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इसे सम्मिलित किया गया, इसे सराहा गया।
और ये हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। तो शुरुआत में करना चाहूंगा टीम की जो प्रमुख हैं डॉक्टर रोमिला वर्मा जी आपसे, और उसके बाद प्रभ जी और वनिता जी से बातचीत करेंगे। साथ में आपके सामने स्क्रीन पर हैं सौरंगी सानी जी पुणे से, मोहन सागोरिया जी वो भी भारत से हैं, और आप दोनों कवि हैं, रचनाकार हैं, और आपके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। काफी व्यापक व्यक्तित्व है आप दोनों का ही। तो शुरुआत करते हैं वापस हम डॉक्टर रोमिला जी से। डॉक्टर रोमिला जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एनवायरनमेंट के विभाग में कार्यरत हैं, पढ़ाती आई हैं। साथ में यह काफी प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं पर्यावरण के संरक्षण के विषय में। इनका काम काफी व्यापक रहा है जल के विषय में, और इन्हें आधी आबादी सोसाइटी से काफी बड़ा सम्मान भी मिला है। रोमिला जी न सिर्फ पानी परंतु पर्यावरण की अन्य विषयों पर भी काफी काम करती आ रही हैं। तो रोमिला जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत ये करना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन की यात्रा के विषय में कुछ पंक्तियां हमारे सामने रखें उससे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आप सबको नमस्कार। कामिनी जी आप को होस्ट कर रही हैं, और ये स्टेज हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, स्वारंगी जी और मोहन जी, बहुत बहुत आभार हिंदी राइटर्स गिल्ड का। तो आपने संदीप जी ये पूछा है कि मेरे पर्यावरण के प्रति रुझान और रुचि कैसे हुई और मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई। कलकत्ते में मेरी पैदाइश हुई, वहाँ रहते थे। तो 1978 में बहुत बड़ा बाढ़ आया, बहुत 2 हफ्ते तक हम लोग फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट में, फ्लैट में अटके रहे। तो उस समय से पहली बार हमने पानी का जो रौद्र रूप देखा, और काफी उस समय हानि हुआ, लोगों की जानें गई। तो जब आप बच्चे होते हैं और अपने फ्लैट में लटके हुए हैं, 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं जा सकते, नीचे नहीं उतर सकते, तो सवाल ये होता है कि अब क्या करें, बोर हो रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने डांट करके कहा, बोर हो रहे हो, जल देखो बैठ करके पानी जा कहाँ रहा है। तो वो पहला एक, उस समय तो गूगल का जमाना था नहीं, तो गूगल करके देख नहीं सकते थे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, पानी जा कहाँ रहा है। तो अपने दिमाग से जो समझ में आता था, भाप देखते थे, तो वो सब देख करके लगता था कि कहीं तो जा रहा है पानी, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बैठ करके चित्रकारी करते थे और पानी के विषय में सोचते थे। और उसके बाद जब पानी उतरता है तो सबसे पहले वहां बीमारियां फैलती हैं, कहीं भी किसी भी देश में। टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया। तो हमें भी टाइफॉइड हो गया, उससे पहले मलेरिया हो चुका था जब 10 साल के थे। तो एक ट्रेंड था मेरे जिंदगी में जिसमें जो हमेशा पानी की तरफ खींच रहा था। तो मेरी कहानी ये है कि पानी ने मुझे ढूंढ लिया, मैंने पानी को नहीं ढूंढा। तो इस तरह से जब यूनिवर्सिटी में आए तो अर्थ साइंस पे बहुत ज्यादा रुझान था, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब तरह के कोर्सेज लिए। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से वहीं से पीएचडी भी किया, और फिर बस उसके बाद हमारी यात्रा जो है पानी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ गई, क्योंकि एक बार आप शोध के क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो उसके बाद कनाडा में आकर के यहाँ पर काम किया, कैनेडियन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में शुरू किया 2009 से काम, और उसके बाद बस चलता ही रहा, पानी की यात्रा चलती रही मेरी। क्या बात है, काफी रुचिकर जानकारी आपने प्रदान की। और साथ में अगर मैं आपके जो बाकी टीम के सदस्य हैं प्रभ जी और वनिता जी, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास है मैं वो बताता हूँ, और फिर आप प्रभ जी और वनिता जी प्लीज उसमें जो भी आप ऐड करना चाहें। तो प्रभ जी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की निर्माता हैं, वह रिसर्च के कामों में जुड़ी हुई हैं,
पर्यावरण के विषय में उनका योगदान काफी रहा है और साथ ही मानव अधिकारों के विषय में वह काफी सक्रिय रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्लैनेट वन फाउंडेशन नाम की संस्था की स्थापना की, जिसका कि मिशन रहा है ऐसे कम्युनिटीज को स्थापित करना पूरे विश्व में जो कि पर्यावरण के विषय में सजग हों और उसका संरक्षण करने का काम करें। उन्होंने भारत में ऐसे हेल्थ कैंप की भी को भी चलाने का प्रयास किया है, जो कि वहां पर पानी से हो रहे प्रदूषण के विषय में काम करें और इसको रोकने का प्रयास करें। इन्होंने भारत में कैंसर क्राइसिस के ऊपर में डॉक्यूमेंट्रियां बनाई हैं, जिसमें जिससे कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। पंजाब में स्कूलों के साथ इनका काफी काम रहा है और कनाडा में यह लेफ्टिनेंट गवर्नर की जनरल कम्युनिटी वॉलंटियर अवार्ड से भी नवाजी गई है। प्रभ जी, आपके बारे में, आप इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ हासिल किया है और आपके कारण से पूरा समाज और पूरी जो कम्युनिटी है वो समृद्ध हो रही है। आप अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में थोड़ा हमारे साथ साझा करें। जी, सबसे पहले तो हिंदी राइटर्स गिल्ड को थैंक यू, जिन्होंने ये मंच दिया जहाँ पर अपने बारे में प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकूँ। मेरी जर्नी जो एनवायरनमेंट के साथ है, जो पर्यावरण के साथ है, वो तब से स्टार्ट हुई जब से मैं हाई स्कूल में थी और धीरे 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 पर्यावरण में इतनी ज़्यादा रुचि हो गई कि यूनिवर्सिटी भी जो कोर्सेज थे वो भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में लिए और उसके बाद रुचि इतनी ज़्यादा हो गई कि जैसे जैसे सुना कि पंजाब में वाटर क्राइसिस चल रहा है या कैंसर ट्रेन चल रही है, तो मुझे लगा कि अपनी डिग्री थोड़ी बहुत अगर इस काम के लिए यूज़ कर लूँ तो शायद लाइफ का गोल जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि पिछले साल कोविड की वजह से नहीं गई, बट 5 साल से इंडिया हर साल जाती हूँ और इस चीज़ पे पहली बार जब मैं गई तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी राइडिंग ऑन होप, क्योंकि उस टाइम ये था कि पंजाब एक होप पे राइड कर रहा है, ना वहाँ पर कोई इस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन्स उस टाइम चल रही थी, ना ही इस चीज़ पे बातचीत हो रही थी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो क्यों सफ़र कर रहे हैं एक विलेज से लेके दूसरे विलेज तक। उसके बाद हेल्थ कैंप भी फर्स्ट ईयर जब मैं गई तो ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद ये सारा डेटा जब लेके आई तो उस टाइम मैंने डॉक्टर उर्मिला से मिली और इनके साथ फिर जब टीम एक्सपैंड हुई तो डॉक्टर उर्मिला जी के घर पे ही हमने दिवाली वाले दिन फर्स्ट राइडिंग ऑन होप स्क्रीन की, वहाँ से फंड रेज किया तो सेकेंड ईयर फिर चली गई और वहाँ पर साइलेंट किलर शूट किया। तो धीरे धीरे ये जो प्रोजेक्ट है फ्रॉम राइडिंग ऑन होप टू साइलेंट किलर टू वाटर बी डैम, ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है जो एक तो अवेयरनेस पर्पस की वजह से ये क्रिएट की गई और डॉक्टर मिला कंटिन्यूसली इस चीज़ के साथ थी और हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पे जो वाटर क्राइसिस चल रहा है 145 जो जोन है पंजाब के जो साउथ साइड में वो डार्क जोन में है, मतलब आने वाले कुछ टाइम में वहाँ पानी नहीं होगा और यूनाइटेड नेशन कहता है कि पानी एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो जब बेसिक ह्यूमन राइट हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो वाटर बी डैम जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है डॉक्टर मिला की फुल सपोर्ट से मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन है जो पंजाब को नहीं पूरे विश्व में स्प्रेड कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जहाँ पर भी ये वाटर क्राइसिस आएगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रभजीत हैं, बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं वनिता जी की तरफ में आऊंगा। वनिता जी, आपके विषय में थोड़ी जानकारी जो मेरे पास है साझा कर रहा हूँ। वनिता जी मेरे ख्याल से हमारे इस पैनल में सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। काफी कम आयु में इन्होंने काफी सारे काम कर रखे हैं। तो जो इस डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है, फिल्म की बात हो रही है, वाटर बी डैम्ड, इस कैनेडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्देशिका आप हैं, वनिता जी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अन्य फिल्में भी बनाई हैं। इसमें से एक फिल्म है 12 आने जिंदगी, काफी प्यारा नाम है और यह ओल्ड एज होम के विषय में यह डॉक्यूमेंट्री है। इसके साथ में इन्होंने द पेन ऑफ वाटर
जवान, उस पर भी उन्होंने काम किया है। साथ में पेपर बॉय नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके अलावा इन्होंने कुछ और ऑडियो विजुअल फिल्मों में काम किया है एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर। और साथ ही ड्रग अवेयरनेस कैंपेन जो कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, जवानी संभाल मोर्चा, उसमें भी शामिल रही हैं। पेशे से और ट्रेनिंग से यह डिजिटल डिजाइनर रही हैं। कंप्यूटर और साइंस टेक्नोलॉजी में इन्होंने डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ इन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है और जर्नलिज्म में भी। तो वनिता जी, आपसे आपके बारे में जानकर, आपसे मुलाकात करके काफी अच्छा लगा। आप यह बताएं कि इससे आपका रोमिला जी के साथ में और प्रभ जी के साथ में कैसे जुड़ा हुआ और इस डॉक्यूमेंट्री में कैसे आपने यह अहम भूमिका निभाई। जी, बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर रोमेला जी ने बताया कि प्रभ और रोमेला जी बहुत अरसे से इस पानी के मुद्दे में काम कर रहे हैं और मुझे ये सौभाग्य मिला इस विषय से जुड़ने लगभग 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले मैंने प्रभ जी के साथ एक काम किया था, एक प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद हमारा ऐसा अच्छा टीम बना के हम काम करते ही रहे और फिर उसके बाद डॉक्टर रोमेला जी से बात हुई। डॉक्टर रोमेला जी ने अपनी रिसर्च जो वाटर बी डैम पे की हुई थी, वो डिस्कस की हम लोगों ने और उसको मैंने एक विजन दिया अपने क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी डायरेक्शन के थ्रू और इट वाज ऑल टीम वर्क। हम 3 फीमेल हैं इसमें और हर अपनी अपनी लाइफ में इतनी बिजी है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, डॉक्टर रोमेला, मैं, प्रभ, लेकिन उन सबको साथ साथ रखते हुए हमने ये काम किया और डॉक्टर रोमेला और प्रभ को पता है हमने इसको कैसे एक मुकाम दिया, डॉक्यूमेंट्री को कैसे एडिट किया, शूट किया। तो हमारे लिए ये काफी चैलेंजिंग भी था और लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा एक मतलब एक्सपीरियंस है ये। सॉरी, मैं हिंदी में थोड़ी सी वीक हूँ। मुझे आप हिंदी बहुत के अच्छे बहुत शब्द बोल रही थी अनु जी। मुझे हिंदी के बहुत मुझे नहीं वर्ड्स आते हिंदी के, नहीं, आप तो बहुत अच्छी पार्डन हिंदी बोल रही हैं। मी। तो अच्छा बिल्कुल सर, कह एक्सपीरियंस रही है था। हमारी आत्मीय बातचीत का शीर्षक ही ऐसा है कि परिवार की बातचीत है। आप किसी भी जी, भाषा से किसी भी कोई भी शब्द प्रयोग करें, जब तक आपकी भावनाएं संप्रेषित हो जा रही हैं, बस एग्जैक्टली वही उसका मूल उद्देश्य है, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करें। जी। तो बहुत अच्छा था और आपने अगर पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उसमें एक एंड का सीन है जिसमें मैंने एक बच्चे को डाला है एक फील देने के लिए। अगर आपने देखी हो सबने डॉक्यूमेंट, तो वो मैं और डॉक्टर उर्मिला और प्रभ डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एक फील चाहिए कि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी ये है, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। उनकी जो हैप्पीनेस है, आपने देखा होगा कि वो पानी में खेल रही है, उसकी जो खुशी है वो कैसे निकल कर उभर कर आ रही है। तो यही हमारा मैसेज था एट द एंड कि हम पानी को बचाएं, उसको खराब ना करें, वेस्ट ना करें। और जो रिसर्च है डॉक्टर उर्मिला और प्रभ कैंप की, उसके जरिए हमने एक अच्छा एक सिनेमेटोग्राफी जो प्रीतिंदर सिंह और मेरे हस्बैंड हैं जंग बहादुर सिंह अटवाल, और जिन्होंने एडिटिंग भी की है इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कैसे उन्होंने 13-13 14-14 घंटे जाग कर काम किया है, क्योंकि हमारी डेडलाइन बहुत ज्यादा नजदीक थी और हमें बहुत शॉर्ट टाइम में एडिट करना था। और बाकी एक वॉइस ओवर का था, नरेशन का, वो डॉक्टर उर्मिला जी एक्सप्लेन करेंगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उन चर्चाओं पर आएँगे और उसके लिए मेरे साथ में कामिनी जी भी जुड़ी हैं। वो भी इस विषय में आपसे उनके भी कुछ सवाल हैं। तो उस पर भी हम लोग वापस आएँगे। इसके पहले मैं हमारे जो 2 वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, सौरंगी साहनी जी और मोहन सगोरिया जी, बहुत बड़े साहित्य रचनाकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, तो इनसे पहले परिचय कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस आपकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपकी डॉक्यूमेंट्री का कुछ अंश भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो स्वारंगी साहनी जी, आपके विषय में जब मैं जाना, तो अगर आपका परिचय क्लासिक के अंदाज में करना चाहूँ, तो एक समझदार लड़की जो हंसती बहुत है। क्या बात है। और अगर आप इनकी कविता से परिचित हैं, एक्चुअली मैंने इनकी 2 कविताएं हाल में सुनी। एक का शीर्षक था एक समझदार लड़की और दूसरे का शीर्षक था जो हंसती बहुत है। तो मुझे इनसे बात करके लगा कि इनकी बातचीत में काफी मिठास है, काफी मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, और साथ ही इनकी समझदारी के तो क्या कहने। इन्होंने अपने
जीवन में जो काम कर रखा है वो शायद हमें करने के लिए कई सारे जीवन लग जाए। तो मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा और सारंगी जी आप इसके बाद फिर आप थोड़ा इसमें जोड़ें। तो सारंगी जी शिक्षा के तौर पर इन्होंने एमए किया है कथक में, स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। इन्होंने बीए किया है अंग्रेजी साहित्य में, और जैसा आप सभी जानते हैं वह हिंदी की लेखिका हैं, कवियत्री हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनका विस्तार कितना है। साथ ही इन्होंने कथक विशारद की विशेष योग्यता के साथ इन्होंने वह डिग्री ली है अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल से। साथ में इन्होंने बिजनेस इंग्लिश में डिप्लोमा लिया है। इनके कार्य क्षेत्र में शामिल हैं कविता, अनुवाद, संचालन, स्तंभ लेखन, पत्रकारिता, अभिनय, नृत्य, साहित्य संस्कृति समीक्षा, आकाशवाणी पर वार्ता, काव्य पाठ इत्यादि। तो मुझे पता नहीं कि मैं इसमें कुछ छूटा है या फिर कला की सारी विधाएं इसमें शामिल हो गई हैं शायद से। इनकी जो दो महत्वपूर्ण प्रकाशित कृतियां हैं, एक है शहर की छोटी सी छत पर और दूसरा है वह हंसती बहुत है। देश विदेश में बहुत सारी पत्रिकाओं में इनके लेख और इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। यूट्यूब पर इनका अपना चैनल है सारंगी साने जी के नाम से, और उसमें मुझे इसका भाग्य मिला और मैंने उसमें जो सुना, एक बातें पिया की और बातें निशब्द, इतनी प्यारी रचनाएं हैं, इनकी अपनी लेखनी है, और शायद से आपका एक अपना गायन भी शायद एक में है, आप क्या बता पाएंगे? नहीं मैंने नहीं गाया। अच्छा अच्छा। और वॉइस ओवर इन्होंने प्रदान किया है, साथ ही साथ इन्होंने अनुवाद में काफी सारा काम किया है। सीडेक के साथ में जुड़ी हुई रही हैं। साथ में पुणे में एक समाचार, लोकमत समाचार नाम से प्रकाशन है, उसकी उपसंपादिका भी रही है। तो सारंगी जी का परिचय काफी विस्तृत है और इसके बारे में चर्चा करने में और समय जाएगा, लेकिन ये संक्षेप में परिचय था। सारंगी जी आप अपने विषय में थोड़ा सा हमें और बताएं। इसके बाद और कुछ बताना मतलब ये संक्षिप्त परिचय ही मेरे ख्याल से बहुत विस्तार हो ले लिया। बस इन लोगों का सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये हमारे स्कूल के समय से ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। मैं जिस परिवार में जन्मी तो मेरे नाना जी ने उत्तर भारत में मराठी पत्रकारिता का प्रारंभ किया था, और उस जमाने में उन्होंने तहसीलदार थे वो हम कहते हैं ना अंग्रेजों के जमाने में, तो उन्होंने वो छोड़ के पत्रकारिता में आए थे। तो एक खून में जैसे पत्रकारिता है। मेरी माँ मध्य प्रदेश की पहली महिला पत्रकार रही हैं। तो मैं कभी-कभी कहती हूँ कि मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था कुछ और, मेरे शायद से लिख के लाई हूँ कि मुझे ये करना है। तो बस कोशिश रही है थोड़ा बहुत करते रहने की। जी। जी। बहुत अच्छा। नहीं, आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है। तो आपसे और चर्चा करेंगे सारंगी जी। अब हमारे जो एक और जो हमारे पैनल के सदस्य हैं मोहन सगोरिया जी, उनका भी परिचय कुछ इस प्रकार ही है। उन्हें भी कुछ शब्दों में पिरो पाना, कुछ पंक्तियों में पिरो पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मोहन जी जो हैं, आपके व्यक्तित्व के भी बहुत सारे पहलू हैं। आप टैगोर विश्वविद्यालय के साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही आपने फिलहाल वहां पर जो एक कार्यक्रम चल रहा है इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, उसका संपादन कर रहे हैं। मोहन जी थिएटर में बहुत सक्रिय हैं। आपके बारे में मुझे जो जानकारी मिली वो जानकर मुझे वो काफी अच्छा लगा कि आपने काफी बड़े लोगों के नामों के साथ में काम किया है। कवि के तौर पर, लेखक के तौर पर मोहन जी काफी सक्रिय हैं। साथ में ही में मोहन जी का अभिनय के बारे में काफी काम रहा है। पेंटिंग काफी अच्छी करते हैं। तो मोहन जी, आप हिंदी के साथ आपका जो जुड़ाव रहा है और आपकी जो रचनाएं रही हैं उसके विषय में थोड़ी बातें हमारे साथ में साझा करें। जी नमस्कार। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, क्या छोड़ दूं, क्योंकि ये बड़ा दुविधा का समय है, क्या कितना कहा जाए। पर्यावरण से जुड़ाव तो यूं है कि मेरा बहुत बाद में हुआ और हिंदी की शिक्षा शुरू से ही रही। चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, पिताजी
जो है वो बहुत सारी पत्रिकाएं बुलाया करते थे, जिसमें धार्मिक पत्रिकाएं ज्यादा होती थी। एक भारत में एक पत्रिका है कल्याण, तो चूंकि उसके अंक आते थे और हमारे गांव में एक बड़ा थिएटर था बहुत पुराना, जिसमें रामलीला इत्यादि का मंचन और नौटंकियों का मंचन होता था, तो थोड़ा बहुत कवित्व पिताजी करते थे, तो वो एक छाप रही। चूंकि वो रेलवे में कैबिन मैन थे और वहाँ जो हमारे स्टेशन मास्टर थे दीक्षित जी, वो बड़े पर्यावरण प्रेमी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बगीचा लगा रखा था और पूरे स्टेशन में इस नेम बोर्ड से उस नेम बोर्ड तक वो बड़े तरह तरह के फूल खिलते थे। तो मेरा काम ये होता था सर कि उन फूलों को चुनना, उनकी 2 मालाएं मैं बनाता था। जो हमारे स्टेशन मास्टर थे वो लेते थे और 2 माला में एक वो स्टेशन पर चढ़ाते थे, पूजा करते थे, और एक शाम को मंदिर में जाकर वो पूजा करते थे। उसके एवज में वो मुझे 2 किताबें देते थे सर। 2 किताबें जो है मुझे पढ़नी होती थी और फिर वो 2 किताबें वापस करके दूसरे दिन फिर 2 किताबें दे देते थे। तो इस तरह से सबसे पहला मुझे याद है कि उन्होंने गांधी जी की किताब मुझे दी थी, गांधी जी की जीवनी। तो जी जी। अभी जब मैं पढ़ रहा था इलेक्ट्रॉनिक में कुछ रिपोर्ट आई थी, तो एक रिपोर्ट ये थी कि आईपीसीसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक तापन पर नजर रखती है। वो बतला रही है कि धरती हमारी जो है वो लगातार गर्म हो रही है और 1950 के बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गर्म हो गई है। खासकर 1883 से लेके 2012 तक जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, वो उसमें जो तापमान है वो बहुत ज्यादा देखा गया और इस सदी में जो है लगभग 0.850 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा है। और समुद्र हमारे जो है वो चूंकि गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इस तरह से अब ये जुड़ता ऐसा है कि गांधी जी की जो दृष्टि थी हमारी पर्यावरण को लेकर, जीवन को लेकर, हमारी जीवन शैली चूंकि बदली, तो दीक्षित जी मुझे आज पता नहीं अनायास क्यों बहुत याद आ गए। तो दूसरा एक तो पहलू ये हुआ पर्यावरण का, दूसरा एक सांस्कृतिक पहलू भी था। चूंकि गांव में थिएटर था तो वहां से थोड़ा सा अभिनय का मामला बना, कुछ कविताओं का जना बना सॉरी थोड़ा थोड़ा कविताएं करने लगे बचपन में, तो इस तरह कविता वगैरह का चलता रहा। अब चूंकि आपने मुझे कवि की तौर पर याद किया है, तो मैं चाह रहा था कि एक कविता आपको अभी सुनाएं या फिर बाद में सुनाएं, जैसा आप आदेश करें। जी, तो फिलहाल हम परिचय के राउंड के बाद में हम कविताओं पर बिल्कुल आएंगे। जरूर। इसके पहले मैं आपकी जो 1-2 पुस्तकें हैं उनको, उनके जो पृष्ठ हैं, उनको उनके जो कवर पेज हैं उन्हें शेयर करना चाह रहा था, अगर आप देख पा रहे हैं। तो हाँ जी हाँ। मोहन जी की ये एक पुस्तक रहा है दिन में मोमबत्तियां। अपने आप में एक अत्यंत रोचक नाम है और इसके गहराई में जाएं तो इसमें जिन विषयों पर बातचीत हुई है नींद के विषय में, और नींद से तात्पर्य सिर्फ जो हमारा हर रोज वाला नींद है उससे नहीं, पर जिंदगी में कि कई और मायनों में भी हम सोए रह जाते हैं, उसके विषय में चर्चा हुई है। ये काफी एक प्रेरक मुझे आपकी पुस्तक लगी। और इसका जो इसके यहाँ पर जो यहाँ पर आपके सामने जो इसकी तस्वीर है उसमें भी जैसा देख रहे हैं आंखें सिली हुई हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मैं बीच में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न कर रहा हूँ। ये जो आवरण है ये हमारे यहाँ भारत वन में बहुत बड़े एक चित्रकार हैं, उनका नाम है देवीलाल जी पाटीदार। अच्छा जी। उन्होंने बनाया है कि नींद, आंखें जो है वो सिल दी गई है आज और हमारी नींद हमारे जीवन से गायब हो रही है। जी प्लीज। और दूसरी जो पुस्तक आपकी है जैसे अभी अभी, जहाँ तक मुझे मालूम चला आपने काफी कम उम्र में ही इस पुस्तक की रचना की थी मोहन जी। जी। और जैसा हमने कहा मोहन जी थिएटर में काफी सक्रिय हैं, तो यहाँ पर उनके कुछ नाटकों के आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर उनका किरदार रहा है। मोहन जी आप मध्य में हैं, सही है? जी जी हाँ, इसमें एक नफीस खां का किरदार था जो तबला वादक होता है, वो किरदार मैंने किया था। वो बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, उसके बाल और दाढ़ी वो उसमें नजर आ रहे हैं। जी बहुत बढ़िया।
तो ठीक है सर, अब बाकी बातें हम जो है कविता के समय की जी करेंगे। हम चाहते हैं पहले डॉक्यूमेंट फिल्म देखें या उस जी पर जी चर्चा करें। जी। कामिनी जी आप जुड़ी हुई हैं, अगर आप सामने यहाँ पर वीडियो पर। अच्छा, तो अगला परिचय मैं करना चाह रहा हूँ हमारी जो आखिरी पैनल मेंबर हैं, कामिनी सिंह। कामिनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे समाज से विषय के में जो कार्यक्रम रहे हैं उसमें जुड़ी हुई रही हैं। खास करके एकल विद्यालय का जो एक अपना अभियान चलता है उसमें इनका काफी योगदान रहा है। कामिनी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप अपने जीवन यात्रा के विषय में और सामाजिक कार्यों के विषय में थोड़ी जानकारी हमारे साथ साझा करें। जरूर, धन्यवाद संदीप जी। और मेरी चर्चा करने से पहले मैं भी बता देना चाहती हूँ पैनल को कि मेरी भी हिंदी बहुत, जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत हाई फाई नहीं है। मैं प्लेन हिंदी बोलती हूँ, थोड़ा मिक्स हो जाता है इंग्लिश वर्ड्स, तो माफ़ करें। लेकिन मेरे बारे में अगर जानना चाहें तो मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है। हालांकि मेरे माता पिता बिहार से बिलोंग करते हैं और मेरा जर्नी लाइफ का ऐसा रहा है कि मैं काफ़ी जगहों पे रही हूँ, जैसे अफ्रीका और यूएस एंड इवन यूरोप में कुछ समय तक हम रहे थे, फिर हम कनाडा आए हैं। और कुछ उपलब्धियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने इंटरनेशनल टाइटल विन किया है। आई एम मिसेस कॉमनवेल्थ यूरो अटलांटिक 2018। तो वो एक कहने का मतलब मेरे अचीवमेंट्स हैं। एंड और जैसे कि संदीप जी ने बताया, मैं सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ कनाडा में और इंडिया में, खास करके बच्चों के क्षेत्र में। और एकल विद्यालय से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। आई एम मतलब बहुत एक्टिव मेंबर हूँ वहाँ पे। और एकल विद्यालय के बारे में आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ बताऊँ तो एकल विद्यालय बच्चों के क्षेत्र में काम करती है, उनको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करती है। तो जब जैसे हेल्थ अगर बात करें या हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो इन्वायरमेंट उससे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। और इन्वायरमेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जल ही जीवन है। तो जब ये टॉपिक, जैसे संदीप तो हिंदी गिल्ड से जुड़े रहते हैं और ये बातचीत का मैं काफ़ी हिंदी गिल्ड का सब प्रोग्राम देखती हूँ। तो जब ये चर्चा का विषय आया और खास करके प्रभ जी, आप जानती हैं, प्रभ और रोमिला जी, आपका डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा, वाटर इज डैम, तो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड। मुझे लगा कि अगर मैं जुड़ सकूं इस फोरम में और इस चर्चा में भाग ले सकूं, तो मैंने संदीप जी से आग्रह किया और आभारी हूँ हिंदी राइटर्स गिल्ड का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस फोरम में आने का। तो या थैंक यू एंड आई एम हियर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज़्यादा तो शामिल नहीं हो पा रही हूँ, जैसे कि लिमिटेड हिंदी, मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो चर्चा चल रही है और आप लोगों के बारे में जितनी जानकारी मुझे पता चल रहा है, आई एम रियली गेटिंग इंस्पायर्ड। तो यस, थैंक यू एंड अब मेरे ख्याल से संदीप जी, अब हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं इनका। बिल्कुल जी। और साथ में मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे साथ में बैकग्राउंड में पूनम मनु जी जुड़ी हुई हैं और उनका काफी योगदान रहा है इस लाइव करने में। धन्यवाद। तो आगे हम लोग एक ये डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में चर्चा हो रही है, हम उसे देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री करीब 35 मिनट की है, लेकिन हम उसमें से कुछ अंश दिखा रहे हैं जो ये करीब 10 मिनट का रहेगा। और डॉक्यूमेंट्री की जो मुख्य भाषा है वो इंग्लिश है और उसमें कई जगहों पर हिंदी का भी प्रयोग हुआ है। तो रोमिला जी और प्रभ जी और वनिता जी, आपको मैं डॉक्यूमेंट्री के बाद में आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप उसके जो अंश अंग्रेजी में है उसके बारे में आप थोड़ा सा और अगर चर्चा करेंगे तो आपको सहूलियत देगी। तो डॉक्यूमेंट्री मैं भी चालू कर रहा हूँ। मनु जी, आप बता देंगे अगर आवाज आ रही है साथ।
the land of five rivers, a vital part of one of the world's oldest civilizations, the Indus Valley. Birthplace of the Sikh religion 550 years ago. It has witnessed many of India's great accomplishments. Most notable, the modern-day Green Revolution. Today, the state is facing a severe water crisis. The manifestations of which are depleted and polluted water bodies and life-altering impacts on the people that depend on them. As the world is brought to its knees by a virus, best line of defense is hand washing with soap. How is it possible for millions of people to wash their hands when they do not even have access to safe drinking water, the basic necessity of life? Clean and sanitary habits are the first line of defense to beat the coronavirus. Then what happens to 2 billion people without access to sanitation? We have reached this state by looking at water and its role in our life through a very narrow lens, merely as an economic commodity. First thing is that we are so disconnected from the spirituality and philosophy, the ethical aspect of water, which is actually quite a paradox. The way we treat water, we not only disregard it, I feel that sometimes we don't even see water. It's kind of an invisible thing. We take it for granted. This disconnect is actually very disheartening because unless we see water as a living entity, unless we see water as a spiritual connector, we are not going to solve the problem of water. The water issues we are facing today are because of our failure to consider the complexity of the water system. If we want to establish a sustainable water system, it needs to stand on 4 firm pillars. Understanding the foundations of each pillar will also offer solutions to the water crisis. These 4 pillars need to come together and unite to support the water tank we build on top. In Greek myth, there is a Gaia hypothesis, you know, Gaia hypothesis. So the goddess of the planet, जिसे हमने धरती वो कहते हैं, the 2/3 part of our planet is water and 2/3 part of our body is water. So something is connected. यानी उस connectivity के बारे में sensitivize करना, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो साढ़े बड़े बड़े बुजुर्ग ने, हमारे elders हैं, उन्होंने पानी को एक देवता कहा, वरुण देव। इसको ख्वाजा पीर मानते हैं, ख्वाजा पीर। जो भी हमारे पंजाब हरियाणा के सब इसको ख्वाजा पीर मानते हैं। ये नहीं कि हम उसकी को पूजा पाठ करने को घंटियां बजानी है। That is not spirituality. Spirituality means basically sensitivity. You are not reducing the things to just a commercial use. You are not just reducing it to the utilitarian aspect. You are having respect, love, regard for that. पुराने मंदिरों के आर्किटेक्ट में जो उनका टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है, उनमें 5 एलिमेंट्स अगर एक भी मिसिंग है तो वो टेम्पल का आर्किटेक्चर नहीं रहता। उसमें स्काई इज ओपन थिंग एंड द हवन कुंड है, इसमें यू हैव टू फायर एलिमेंट एंड द सरोवर। और वही बात
सिख गुरुद्वारा जो सिख आर्किटेक्चर है कि वाटर है ना, उसकी तरलता है ना, उसकी फ्लूइडिटी है ना, अडेप्टेबिलिटी है ना, और लाइफ के साथ डायरेक्ट उसका जो कनेक्शन है। और इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी, उनका जैसे बैप्टिज्मा और दूसरी सारी चीज़ें, मतलब मल धोने का, मैल धोने का, चाहे वो आपकी बॉडी की है चाहे आपके मन की है। गुरु बाबा नानक तो सब जानते ही हैं, बलिहारी कुदरत वस्या, पौर्ण गुरु, वो सारी बातें सब जानते हैं। लेकिन हमारी बात वही हो गई है कि भाई गली असी चंगियां ते बिहारी बड़ी। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास ज्ञान कम है, मुझे लगता है ये, मुझे लगता है कि हम हिपोक्रेट, हम जानते हैं जीते नहीं। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और वट एवर द एनवायरमेंटल डिजास्टर्स देख रहे हैं अपने आसपास में, दे आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ आवर माइंड, आवर सोल। वी आर सो कमर्शलाइज। अगर आप पंजाब के पानियों की जो दुर्गति है वो देखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ और जो हमारी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड को सोल जो क्राइटेरिया है ना, हमारा जीवन में कितने कामयाब हुए हैं या कितने नाकामयाब हुए हैं, जब उसको सिर्फ एक गज से मेजर किया जाएगा कि आपने क्या कमाया, इन मॉनेटरियल सेंस, इन द सेंस ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर एंड दस थिंग्स, तो भैया आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग तो वही है। और जितना आपकी कॉस्ट कम होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो फिर आप किसी को कैसे कहेंगे कि भैया भी आप अपना पानी जो है, गंदा पानी जो है वो नदी में मत फेंको, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो फिर हमें जब तक अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग चेंज नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी डायरेक्टली सेंसिटिविटी पे काम नहीं करते हैं, तो ये काम बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से आर्ट का काम लोगों की सेंसिटिविटी को डीपन करना है, उसको शार्पन करना है ना, उसको रिजरेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर वो काम हो जाएगा तो फिर किसी प्रोपेगेंडा की, if you are actually, your mind is fresh, you are being sensitive, you can't believe. हिमाचल एक देवभूमि है, अच्छा है। आने के बाद में ऐसे कि भाई आगे जो है गंदा जाता है, क्यों हम लोग कूड़ा कबाड़ इसमें डालते हैं, गंदा हम इसमें डालते हैं, इसीलिए पानी गंदा हो जाता है। यही हमारे लिए बीमारी पैदा हो जाती है। पानी के बगैर तो कुछ नहीं है। In order to address any crisis or any issues, we have to understand the science behind it. The hydrological cycle is the engine that runs the weather and climate. The water science is complex. We are yet to fully comprehend the interconnection of water science, especially the morphology of the river system.
तो यह था डॉक्यूमेंट्री का कुछ अंश जो कि आपके सामने लेकर आए। पूरी डॉक्यूमेंट्री लंबी है, आपको दिखा नहीं पाए, पर कहा गया था कि हमारे शरीर का और धरती का 2/3 हिस्सा पानी है। ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में पूरा का पूरा जो हमारा शरीर और मन मस्तिष्क है, सारा कुछ आपके विषय से काफी ज्यादा प्रेरित हुआ है, रुमला जी, प्रौज जी और वनिता जी। तो अभी मैं चाहूंगा जो हमारे पैनल के जो सदस्य हैं, कामिनी जी और सौरंगी जी, मोहन जी, आपकी जो प्रतिक्रिया है इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में, इसको जानने के बाद में, मैं जानना चाहूंगा। तो कामिनी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये बहुत इंस्पायरिंग है एंड इट्स वेरी मतलब इसमें मैसेज जो जाता है वो पूरे कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अबाउट वाटर। तो पानी जैसे हमारा इट्स जल ही जीवन है। और एक बात मुझे बहुत इसमें से जो डॉक्यूमेंट्री में जो कहा गया है कि हमें वी शुड बी सेंसिटिव, हमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स आर लाइक कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है या फिर हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी तरह से उसे बताया गया। दूसरी बात ये है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं वो ना सिर्फ हमारे जनरेशन या जो हम हैं हमारे लिए इट्स इंस्पायरिंग और इट्स अवेयरनेस फॉर अस, बल्कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री हम अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को भी पास ऑन कर सकते हैं। उनको इससे लाइक अवेयरनेस हो सकता है, लाइक we can give them awareness about our environment and what is important, how we should be sensitive। ये सारी चीजें हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे जस्ट बताना चाहूंगी कि मैं और भी लाइक जो जल है उसके बारे में इतना सेंसिटिव इसलिए भी हुई हूँ क्योंकि हालांकि इंडिया में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम अफ्रीका में थे और वहाँ पे एक छोटी सी जो कंट्री है लाइबेरिया, उस तरह की कंट्री में आप रहते हैं और आप लोगों आसपास के लोगों को देखते हैं कि एवरी डे इवन गेटिंग मतलब पीने का पानी लेने के लिए भी इतना स्ट्रगल होता है। और लाइक इट्स लाइक कह लीजिए विडम्बरा जो एक वर्ड होती है मतलब हिंदी में, कि जैसे वो समुद्र से घिरे हुए हैं, उस तरह की कंट्री जो होती है पूरा ओशन से घिरा हुआ है, पानी ही पानी है, आप बीच पे जाते हैं ये सब, लेकिन जब पीने की पानी की बात आती है तो सब एक फैमिली इतना स्ट्रगल कर रहा होता है। वहां पे मैं आपको बताऊं कि पानी ड्रम्स में बेचे जाते थे एंड बिकॉज उस तरह की कंट्री जो है सिविल वॉर से अफेक्टेड होता है, तो ज्यादातर जो परिवार होता है उनको बहुत पानी का इम्पोर्टेंस समझ में आता है बिकॉज दे आर बाइंग वाटर। ड्रम में स्प्रिंग वाटर कहते थे, वो जाके इतने दूर मार्केट से लेके आना होता था। एंड सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव सीन, सो आई माई सेल्फ एम सेंसिटिव। और फॉर श्योर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री पे जो आप लोगों ने काम किया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी इससे अवेयरनेस दे सकते हैं। सो ग्रेट वर्क। एंड सो संदीप जी, मैं अभी एक सवाल पूछ सकती हूँ तीनों लेडीज को इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड। So I myself being a woman, और मैं जैसे बता रही थी मैं भी काफी एक्टिव हूँ, तो आप तीन लेडीज यू टीम्ड अप और आप एक साथ आके जुड़ के इस डॉक्यूमेंट्री को आपने बनाया, तो 3 लेडीज फॉर्मिंग अ टीम, ये एक कोइंसिडेंस है या फिर देयर इज समथिंग बिहाइंड इट? स्टार्ट शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मेरी जिस तरीके से कनेक्टिविटी रुमिला जी के साथ हुई और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को गाइड किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1 साल या 2 साल का नहीं है, ऑलमोस्ट वाटरी डैम तक पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 5 से 6 साल लग गए। तो उसके बाद उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उसके बाद फिर मैंने रुमिला जी को बोला कि गिफ्टी जी के साथ में वनीता जी के साथ एक काम कर चुकी हूँ मैं एक प्रोजेक्ट पे, और वो अच्छी निर्माता है और जिस तरीके का विजन आपको चाहिए वो दे सकती हैं। और आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर एक वुमेन ही दूसरे वुमेन को पुश करके उस मुकाम तक नहीं लेके जाएगी तो कौन लेके जाएगा।
तो ये थॉट प्रोसेस था, और रोमिला जी ने इस चीज को बहुत सपोर्ट किया। वो तो हमेशा यही कहती है कि यंग जनरेशन हो, यंग फेसेस हो, तुम लोग आगे जाओ, बैकग्राउंड में तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए, जो तुम्हें पुश चाहिए वो मैं दूंगी। तो इन्होंने एक्चुअली हम दोनों यंगस्टर्स को पुश किया कि इस प्रोजेक्ट को एक रूप दे सके, एक रिसर्च कर सके। तो मुझे लगता है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से आज ये प्रोजेक्ट एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बन गया है। Right. So congratulations to the women power empowerment again. Sorry. मोहन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार रखें। आप खुद भी बहुत ज्यादा विज्ञान और विज्ञान से जुड़े साहित्य के साथ आपका लगाव रहा है, तो आपका इसके बारे में आपको क्या विचार है? मैं बड़ा स्तब्ध और मतलब सुखद अनुभूति हो रही है मुझे इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखकर। इसके पहले इस तरह की फिल्में मैंने नहीं देखी। एक दो फिल्में थी जो विज्ञान प्रसार ने बनाई थी दिल्ली से, हम लोगों ने भी कुछ काम किया, लेकिन इस गहराई से जाकर इस कहना चाहिए कि बारीकी से एक प्रकृति और मनुष्य को जोड़ते हुए बड़ा अद्भुत काम। और आप फिल्मांकन देखिए इसका, उसके पीछे का थॉट देखिए, स्क्रिप्ट उसकी बहुत, और दूसरी बात यह कि जो मैसेज है, जो संदेश है, उससे भटकाव बिल्कुल नहीं है। पानी तो, चूंकि पानी, हवा और पानी के बगैर तो जीवन है ही नहीं। मुझे पता नहीं क्यों रहीम याद आ रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। तो चाहे मोती हो, हीरे की चमक हो, वही जीवन की चमक है। चाहे मनुष्य हो, चाहे हम जो अनाज खा रहे हैं, जो चूना है, चून मतलब आटे में रोटी वाला, तो बगैर पानी के जीवन संभव नहीं है। और आप देखिए हमने अपने नदियों को क्या बना डाला। अभी मुझे विदेश का तो बहुत ज्यादा, मैं चूंकि मैं घूमा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि वहाँ नदियों की क्या दशा है, लेकिन हमारे भारत में देखते तो मुझे लगता है नर्मदा को छोड़कर सारी नदी लगभग कूड़ेदान बन गई है। तो हमें इसे बचाना है। कुछ लोग जुड़े हैं, अपने स्तर पर करते भी काम, जो किनारों पर पेड़ पौधे लगाते हैं, और हम लोग भी कुछ हिस्सा बनते हैं। ऐसा नर्मदा में एक हैं जोशी जी, जो अभी इस तरह का काम कर रहे हैं कि उन्होंने नर्मदा जो है अमरकंटक से लेकर जबलपुर तक का हिस्सा चुना है, और उन्होंने शपथ ली है, संकल्प किया है कि वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे पौधे और पेड़ लगाएंगे। तो ये सब बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और इस डॉक्यूमेंट फिल्म को देखकर मुझे तो इतना सुखद अनुभव हुआ कि बताइए कितना प्यारा प्यारा काम कर रहे हैं आप, और 3 महिलाओं को लेकर आपने जिस तरह से काम किया, मुझे प्रिज्म का जो है वो दृश्य याद आ रहा था, और प्रिज्म से कितनी सारी किरणें निकलती है, वो ही इस फिल्म में भी निकल रही थी। क्योंकि मैं एक विज्ञान की पत्रिका है उसका संपादन भी करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की, आपके लिए उसका नाम है। तो मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के बारे में भी आप उसमें लिखें, और अलग से विज्ञान के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पानी के बारे में जरूर लिखें। तो हम उस जो पत्रिका है उसको इसका हिस्सा बनाएंगे। और इस पर तत्काल बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मैं थोड़ा अध्ययन करूंगा तो उस पर फिर बात करेंगे जरूर। सारंगी जी, आपकी क्या टिप्पणी है? जी जी, मुझे ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए भी अच्छी लगी कि वृत्त चित्र जब मेरे बचपन में देखा करती थी तो वो बहुत एक बोझिल और ऐसा लगता था कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इन बीते दिनों में, इन बीते सालों में इंटरटेनमेंट ये चीज सामने आई है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो इंटरटेनमेंट के साथ में देनी है। आपको कोई जानकारी देनी है तो उसमें रोचकता होनी चाहिए। ये हमारी बदलती पीढ़ी की एक आवश्यकता बन गई है। आज की पीढ़ी आप यदि बोझिल कुछ बात कहेंगे तो सुनेंगी नहीं। उस लिहाज से चूंकि यहाँ पे यंगस्टर्स जुड़े हैं तो उन्होंने उस लिहाज से उसे बनाया कि न कहीं क्वालिटी के हिसाब से वैसा लगाया कि अरे वृत्त चित्र है तो इसकी क्वालिटी किसी अन्य फिल्म के मुकाबले, किसी आप बॉलीवुड की बात कर लें या हॉलीवुड की बात कर लें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कहीं दोयम स्तर की है, या बहुत ज्यादा ज्ञान इतना हो गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका थोड़ी देर बाद सिर चढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत गहरे उतर के बात की गई है। आप स्पिरिचुअलिटी तक बात ले जाके बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सीधे तरीके से जा रही है, बहुत एक सहज बातचीत की शैली में आ रही है। उसमें
आंकड़े भी हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्री जो लगभग बहुत देखी भी मैंने, तो आंकड़े भी हैं, बहुत इन्फो बहुत है उसमें, लेकिन वो इन्फो इस तरह से नहीं आ रहा है कि आपको कुछ ज्ञान कोई पिला रहा है, कि आपको कुछ समझाया जा रहा है। वो एक चलते चलते कही गई बात है कि आप कुछ लेना चाहे तो ले लीजिए, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट आपके सामने इस तरह से खुलता है कि बहुत ज्ञान है उस पर, आप चाहें तो ले, नहीं चाहे तो न ले। उस तरह से डॉक्यूमेंट्री है कि आप चाहें तो इससे ज्ञान ले, आप कुछ समझ सके तो समझे, लेकिन वो कोशिश पूरी रही है। और वो जो अंत में वो जो एक बच्ची है छोटी सी और वो जो खेल रही है पानी में, तो पानी हमें जीवन का ये आनंद देता है। पानी हमारे जीवन का वो स्रोत है, हम उसे स्रोत ही कहते हैं, हम उसे सोर्स कहते हैं, वो हमारा सोर्स है, जीने का सोर्स है। तो हम आने वाली पीढ़ी से वो खुशियां न छीन ले, ये जाके वो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाती है कि गंदे नालों से शुरू हो रही है, वहां पे इतनी गंदगी है, वो सब आपको दिखाते 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 एक अनुपम आनंद की ओर वो ले जा रही है कि ये पानी है जो हमें आनंद देता है। और मुझे दूसरी बात, मैं थोड़ा और समय लूंगी, लेकिन वुमन एम्पावरमेंट की बात जब जब आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों यदि 3 पुरुष मिलकर कोई काम कर रहे हैं, 3 पुरुष मिलकर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो मुझे रेखांकित कभी नहीं करते हैं कि अरे 3 पुरुष है, आप तीनों पुरुष कैसे क्या मिल गए और कैसे क्या कर लिया। महिलाओं के साथ हम ये वो व्यक्ति क्यों नहीं मानते? हम जब तक ये व्यक्ति नहीं मानेंगे कि ये भी व्यक्ति है, जैसे महिला है जैसे पुरुष है, तो हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि वो कमजोर है। मैं वो वहीं से डिनाई कर देती हूँ कि वो कमजोर है ही नहीं। तो क्यों 3 महिलाएं आ गई उसमें क्या हुआ, क्या बड़ी बात हो गई? एकदम अच्छी बात है कि धन्यवाद। आई है, बहुत मैं लेकिन हम 3 पुरुष आते हैं तो कभी नहीं कहते कि 3 पुरुष आ गए, अरे वाह बहुत बढ़िया बात हो गई। तो मैं जाहिर वो सी है बात कि है, साथ मोहन जी और मैं यहाँ पर अल्पसंख्या में हैं, इसलिए हम इस विषय में अगर बचकर निकल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, मेरा मेरा आशय बिल्कुल ऐसा नहीं था कि महिला सशक्तिकरण की बात नहीं थी, लेकिन हाँ, एक नहीं, मैं महिला आपको व्यक्ति है, खूबसूरत व्यक्ति है, और मैं खूबसूरती के बारे में कह रहा था कि जो टीम है वो काफी काफी खूबसूरत टीम है, मैं इसके बारे में कह रहा था। समझ गए होंगे मैं कहना चाह रही थी। जी मेरा बिल्कुल आपसे कुछ दो राय नहीं थी, मैं कुछ अलग बात कह रही थी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ये सामने जो तस्वीर आ रही है, यहाँ पर आप जैसा आप देख रहे हैं, यह फिल्म बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई, मॉन्ट्रियल और OFFA, कुछ और अन्य जगहों पर भी। तो रोमिला जी और प्रभ जी और वनिता जी, आप ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो रही, इसका कैसा इसके बारे में कैसी प्रतिक्रिया रही दुनिया में, और अभी आगे इसको लेकर के किस तरह की योजनाएं आप बना रहे हैं? संदीप जी, इसकी जो जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री को सराहा गया, हम लोग ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि लोग इसको इतना पसंद करेंगे, और इस वजह से बहुत ये जो फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग हुई, और हम लोग सबसे ज्यादा खुश है कि ये यहाँ पर कनाडा में वाटर डॉग्स फिल्म फेस्टिवल है, हॉट डॉग्स एंड टिफ। तो वाटर डॉग्स वो 3 फेस्टिवल्स है जो जिसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफाइल की जाए। तो हम लोगों ने वाटर डॉग्स में हम लोग को नॉमिनेट कर लिया गया है, तो जून में वो फेस्टिवल होगा। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग का नॉमिनेशन हुआ था, टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग को अवार्ड मिल चुका है। और ये एक इंडी शॉर्ट्स करके न्यूयॉर्क, उन्होंने भी हमारे वृत्तचित्र को प्रोडक्शन डायरेक्शन स्क्रिप्ट के लिए अवार्ड दिया है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये चीज हम लोग के लिए तो बहुत उत्साह का एक कारण है कि अब हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छा कुछ कर सकते हैं। जी। तो इसमें एक चीज और, पोस्टर आपने जो दिखाया, इसमें रवि जी हैं, बहुत ही उभरते हुए बड़े यंग से ये पेंटर और चित्रकार है, उनके बारे में और उनको धन्यवाद जरूर करेंगे इस मंच में। वो पंजाब में रहते हैं और उन्होंने बहुत बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पोस्टर डिजाइन के लिए। और ये मौका है, सिर्फ पोस्टर डिजाइन नहीं, देखिए आइडियाज और ये चीज तो सबके पास होते हैं, इसको जो कार्यान्वित किया जाता है वो होते हैं वनीता जी जैसे डायरेक्टर, प्रभ जी जैसी प्रोड्यूसर। तो वो लोग जो हैं ये मिल करके, और जो JBS अठवाल जिन्होंने एडिटिंग, तो बहुत ही पावरफुल चीज है, बिना एडिटिंग के ये डॉक्यूमेंट्री में वो दम नहीं रहता जो कि अब आप देख रहे हैं। जो हमारे कैमरामैन थे प्रतिंदर सिंह जी, हमारे बंटी जी जिन्होंने ड्रोन फुटेज बहुत लिया,
जो कि हम लोग के लिए बहुत ही एक नई चीज थी, तो हम लोग को भी सीखने को मिला। उसके अलावा हमारे ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये इसमें हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिला था। ये फंडिंग हुआ हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार लोगों ने, हमारे भाई बहन, माता पिता सब लोग मिलके, बच्चे सब लोग, स्टूडेंट्स, मंदिर, गुरुद्वारे, ये सब लोगों ने हमें फंडिंग दिया। तो वो भी थोड़ा लिमिटेड था, लेकिन फिर भी जो था हम लोगों ने अपने पॉकेट से, अपने दोस्तों से मांग के, अपने परिवार से मांग के ये इसको फंड किया। तो ये चीज हम जरूर बताना चाह रहे थे। उसके अलावा हम लोग की पूरी रिसर्च टीम थी। डॉक्टर राणा जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, स्टीव मैकिनन, प्रभ और हमने मिलकर रिसर्च जो किया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सब वॉलंटियर वर्क था, सब वॉलंटियर वर्क में हम लोगों ने ये सब काम किया। तो ये 4 पिलर अप्रोच टू वाटर सस्टेनेबिलिटी जो आप दिखा रहे हैं, वो जो है ये मेरे रिसर्च के बेस 20 साल का रिसर्च है कि पानी की जो समस्या है वो क्यों है। तो हम लोग जो पानी को देखते हैं ना, बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं। उसको सिर्फ सप्लाई डिमांड, कितनी मांग है, कितनी खपत है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो उसमें सिर्फ जो अर्थशास्त्र है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि लोगों की ये मांग है, यहाँ पर पानी है, उनको पहुंचाओ, टेक्नोलॉजी के जरिए से उनको पानी पहुंचा दो। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं ज्यादा देखते हैं। तो ये 4 पिलर्स जो हमने इसमें दिखाया है, आप देख रहे हैं कि अगर आपको पानी की टंकी रखनी है तो एक बहुत ही सशक्त आपका फाउंडेशन होना चाहिए। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है, और जो हम लोग देखते नहीं है, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी, हमारी जो आध्यात्मिक और दर्शन जो कनेक्शन है, हम लोग का जो लगाव है, रुझान है पानी की तरफ से, वो क्यों जरूरी है। तो उस आध्यात्मिकता को हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपने पॉलिसी में, जब हम लोग डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं, तो जो वो कनेक्शन है उसको यूज किया जाए। इस कनेक्शन के जरिए हम पानी के जो उसके जो जीवांत उसका जो असर है पानी का, कि पानी जिंदा है, पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं है, उसमें और भी कई चीजें हैं जो कि हम लोग को इक्विटी इश्यूज के बारे में, एथिकल एस्पेक्ट के बारे में फोर्स करती हैं सोचने को। तो ये पिलर बहुत जरूरी है हमारे पॉलिसीज में अपनाना। दूसरा पिलर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे जो विज्ञान और तकनीक एस्पेक्ट है पानी के, उसको भी लगाना। वो काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी बहुत ही संकीर्ण तरीके से, कि पोल्यूशन को देखते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी देखते हैं पानी पहुंचाने के लिए, सप्लाई के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी है उसको कैसे ट्रीट किया जाए और वापस उसको नदी और तालाबों में कैसे छोड़ा जाए, वो हमको देखना जरूरी है। और तीसरा जो पिलर है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, सप्लाई डिमांड बोला, बहुत स्ट्रांग है। तो हम पानी जो है हर डिफरेंट सेक्टर्स को चाहिए, हमें खेती के लिए चाहिए, हमें अपने फैक्ट्रीज के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, रिक्रिएशन के लिए चाहिए, शिपिंग के लिए चाहिए, सब चीज तरह के लिए पानी चाहिए। तो एक खिंचाव होता है जिसको इंटरसेक्टोरल कंपटीशन बोलते हैं। तो वो पानी जो है हर तरफ से खिंच जाता है कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो पानी तो उतना ही है जितना हमारे धरती में है, जो फाइनाइट है नंबर, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है। तो इस पानी को हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए चौथा पिलर मैनेजमेंट गवर्नेंस, इसका प्रशासन इसमें बहुत जरूरी है। इसको आप किस तरह से इसका प्रबंधन करें, वो बहुत जरूरी है हमें सोचना। तो जो पिलर्स अगर 4 सेम साइज के सेम शक्ति के साथ नहीं जुड़े हो एक दूसरे के साथ, तो वो तो पानी की टंकी आप रखेंगे तो गिर ही जाएगी, जो आजकल जैसा हो। तो ये चीज हमें थोड़ा सा खुलासा देना था कि इस फिलॉसफी के ऊपर, 4 पिलर अप्रोच के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, और हम लोगों ने एक एक पिलर्स को अलग अलग इस डॉक्यूमेंट्री में देखा है। बहुत अच्छी बात। यह विषय इतना गहरा है, इतना व्यापक है कि इसके बारे में चर्चा करें तो ये चर्चा चलती चली जाएगी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में हम लोग और भी आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। साहित्य समाज में इसके विषय में और ज्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। तो अभी हम लोग रुख करते हैं हमारे जो कवि साथी हैं यहाँ पर, सारंगी जी और
मोहन जी आपकी तरफ में। तो हमने शुरुआत की पानी के विषय में, पर्यावरण के विषय में। आप दोनों ही काफी व्यापक व्यक्तित्व हैं। अगर आपकी कोई रचनाएं इस संदर्भ में सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति, भविष्य के प्रति हैं, या अन्य कोई भी रचनाएं जो भी आप चाहें, अगर आप हमारे साथ में साझा करेंगे तो जो हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो काफी सराहेंगे। इस बीच में मैं बहुत ही जल्दी से नाम लेना चाहूंगा। हमारे कुछ साथी जो जुड़े हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव पर, रजनी खन्ना जी, जितेंद्र मिश्रा जी, सुनीता शर्मा जी, रुचिका सचदेवा जी, सत्यप्रकाश पांडे जी, और श्री गोवर जी, एनके गोवर जी, मनीषा ओबराय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सराहने के लिए। आपने अच्छी टिप्पणियां दी हैं जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो मैं आऊंगा मोहन जी, अगर आपसे शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप अपनी दो एक कविताएं पेश करें हमारे लिए। जी, दरअसल मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य और प्रकृति जो है वो एक दूसरे का पूरक हैं, और चूंकि उनमें एकात्म ही है, और बल्कि एक ही कहना चाहिए। तो एक कविता है मैं, जो प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य से जुड़ती है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। और एक कविता ऐसी है जो हम बहुत सारी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं, क्योंकि हमने पर्यावरण का बहुत ही दोहन किया, हमने प्रकृति का दोहन किया, पर्यावरण को दूषित किया है। तो एक जो भूलने की कविता है उस पर, तो एक कविता मैं जो है वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ। मैं जल तल पर सोया शब्द युगों से, मैं उठती हुई नाद आकांक्षा की। मैं जल तल पर सोया शब्द युगों से, मैं उठती हुई नाद आकांक्षा की। मैं घास पर ठहरी ओस की बूंद निःशब्द। मैं भोर की उजास, मुर्गों की कुकुड़कू। मैं गांव से शहर को जोड़ती सड़क एकाकी। मैं कच्चे घरों का खपरेल क्षीण होता तिल तिल। मैं बावड़ियों का मीठा पानी शांत निस्तब्ध। मैं कलेवा पोटली में बंधी बाजरे की रोटी। मैं नमक का स्वाद, धनिया मिर्च की सुगंध। मैं दोपहर का खाली समय, अनमस्क अंतराल। मैं नमक का स्वाद, धनिया मिर्च की सुगंध। मैं दोपहर का खाली समय, अनमस्क अंतराल। मैं चूल्हे में पड़ी ठंडी राख, उड़ने को आतुर। मैं दिठोना, आंख का कजरा, जूड़े का गजरा। मैं अभी अभी कांधे से उतारा गया हल। मैं गोधूली का गुबार, संजा का दीप प्रदीप। मैं तृप्तिदायक अन्न, प्रेम का अनहद आनंद। मैं सो रहे विश्व में जागता विचरता रत्नाकर। मैं तृप्तिदायक अन्न, प्रेम का अनहद आनंद। मैं सो रहे विश्व में जागता विचरता रत्नाकर। मैं अंधकार में चमकता जुगनू, आशाओं भरा कल। मैं अपनी टेक ना छोड़ूं, ध्रुव तारा अटल। रे ईश्वर, अगर तू कहीं है तो मैं तेरी सत्ता के बरक्स। ये कविता है मैं। बहुत ही सुंदर कविता है। और एक कविता मैं अपने पुराने संग्रह से पढ़ देता हूँ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हम बहुत कुछ भूल रहे हैं। दरअसल भूलना नहीं है, याद करना है। तो ये भी पर्यावरण से जुड़ती है। आप यदि देखें, आप इसे भूल रहा हूँ। ये हमारे मित्र हैं अनिल जन्मविजय, मास्को में रहते हैं। उनके लिए लिखी थी बहुत पहले, लगभग मुझे लगता है कि 25-30 साल हो गया इस कविता को। अच्छा। 1993 के आसपास की कविता है ये। पुरानी कविता सुनाता हूँ। ये अमूमन मैं पुरानी कविता सुनाता नहीं हूँ, पर आज पता नहीं इतना आत्मीय माहौल लगा और आप लोगों का साथ, तो ये कविता हाथ में आई। ये भी पर्यावरण से जुड़ती है, बल्कि गांव से जुड़ती है, गांव और शहर से। भूल रहा हूँ घर आंगन को, गली चौबारे भूल रहा हूँ सुख के भोगी, दर्द के मारे भूल रहा हूँ।
मेघ सघन से वन निर्जन से तन उपवन से भूल रहा हूँ, सुबह सुनहरी धूप कुनकुनी घनी दोपहरी भूल रहा हूँ। फिर से सुने, मेघ सघन से वन निर्जन से तन उपवन से भूल रहा हूँ, सुबह सुनहरी धूप कुनकुनी घनी दोपहरी भूल रहा हूँ। धूप से आया तन झुलसाया नीम की छाया भूल रहा हूँ, कड़वी मीठी चंद निबोली जो चखाया भूल रहा हूँ। बेर का बूटा पंछी झूठा काक कलूटा भूल रहा हूँ, ताल तलैया तटकी नैया नाव खिवैया भूल रहा हूँ। कुआ बावड़ी रहट नहर और रस्सी डोरी भूल रहा हूँ, ढोर डंगर बैल बक्खर नाव लंगर भूल रहा हूँ। बछिया पड़िया काला नरिया सांड नादिया भूल रहा हूँ, गाय रंभाती सानी खाती दूध पिलाती भूल रहा हूँ। गंध मारता गोबर कचरा बूढ़ा बकरा भूल रहा हूँ, हांडी बासन बासा पानी छड़ी पिरानी भूल रहा हूँ। तीतर बटेर को देर सबेर को सबकी खैर को भूल रहा हूँ, कद्दू लौकियां बल्लर भाजी और गिलकियां भूल रहा हूँ। ककड़ी भुट्टा डंगरा कलिंदा गुल्ली महुआ भूल रहा हूँ, कोकिल ताने मीठे गाने लोक विताने भूल रहा हूँ। गोइक दंती गहरी खंती राग बसंती भूल रहा हूँ, रंग अबीर मन की पीर पीर फकीर भूल रहा हूँ। गेहूं की बाली गोरी काली एक मतवाली भूल रहा हूँ, भोली चितवन नक्सिक चुंबन बाहु बंधन भूल रहा हूँ। पनघट पनघट जमघट जमघट बातें अटपट भूल रहा हूँ। ढोल नगाड़े लंबे बाड़े बड़े अखाड़े भूल रहा हूँ, खीर पकाना छाछ का भाना मठा चखाना भूल रहा हूँ। साहू पागल मूछ के ऐठन चिपका चावल भूल रहा हूँ। विवश बेटी का फिरना दिखना नगर में बिकना भूल रहा हूँ। सुबह कुनकुनी ये पढ़ चुका था सॉरी। बहन का बढ़ना बाप का घटना माँ का रटना भूल रहा हूँ। रोज रोज की मैं तू हा हा हू भूल रहा हूँ। सूना खंडर गुग्गू वाला मकड़ी जाला भूल रहा हूँ। चमगादड़ उल्टी दिन में लटकी रात में भटकी भूल रहा हूँ। सांझ सवेरा घुप अंधेरा रोज बसेरा भूल रहा हूँ। कुकुर का रोना अनिहित होना लाशें ढोना भूल रहा हूँ। मरघट जाना मुंड मुड़ाना पिंड पड़ाना भूल रहा हूँ। मातम पुरसी श्राद्ध और बरसी तेज तैरवी भूल रहा हूँ। भूल रहा हूँ पंडित मुल्ले गांव के ठुल्ले भूल रहा हूँ। काशी काबा मेरे बाबा कभी न जाते भूल रहा हूँ। मुझे गोद में रोज उठाते प्यार जताते भूल रहा हूँ। भूल रहा हूँ सारी बातें दिन और रातें भूल रहा हूँ। कहती नानी एक कहानी राजा रानी भूल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मोहन जी आपकी कविता काफी बहुत ही बढ़िया। अनूठी और इतने जिंदगी के इतने सारे पहलुओं को छू रही है कि पूरी की पूरी जैसे कहते हैं ना कि हमारी सारी स्मृतियां उसमें सिमट कर आ गई हैं। आप जी धन्यवाद आपकी ये कविता हम लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपने जिस तरीके से पूरी संस्कृति का पूरी हमारे धरोहर का जो ब्यौरा दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे कुछ कमेंट्स आपके लिए हमारे जो दर्शक हैं फेसबुक पर, यह हमारी सभ्यता है जो हम भूल रहे हैं, आप उसे याद दिला रहे हैं मोहन जी। बहुत बढ़िया कविता सुमन घी जी ने कहा। पहले का जो कमेंट था सभ्यता के विषय में राजेश कुमार जी ने कहा था। मनु जी ने लिखा है बहुत सुंदर कविता मोहन जी। इंदिरा वर्मा जी ने आपकी कविता की बहुत तारीफ की है। आभार आपका जी। तो बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी सभी का आभार। तो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अच्छा इससे पहले कि मोहन जी से हम आगे बढ़े सागनी जी की तरफ में, मेरे ख्याल से एक प्रश्न किन्हीं के दिमाग में आ रहा था मोहन जी के विषय में। हमने कविताओं के बारे में जाना, लेकिन मोहन जी के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू भी है। तो कामिनी आपके पास में कोई प्रश्न है शायद? बिल्कुल संदीप जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मोहन जी के बारे में हमें बताना चाहिए।
तो मोहन जी, आपके बारे में हमने कुछ सीक्रेट बातें, मतलब गुप्त जानकारी बाप हासिल रे। की है उसमें से। हाँ जी। तो उसमें से एक हमें पता चला है कि आप जो बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी और टीवी मीडिया की, वो श्याम बेनेगल जी और अशोक मिश्रा जी के साथ आपने काम किया हुआ है। अशोक मिश्रा जी के साथ हमने काम किया। एक हमारे जो संतोष चौबे जी हैं, जो कि हमारे संपादक और हमारे बॉस भी हैं कहना चाहिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। तो और विश्वरंग जो कार्यक्रम है उसके स्वप्न दृष्टा, उनका एक उपन्यास है जल तरंग। तो जल तरंग का नाट्य मंचन हुआ था जो अशोक मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया था। तो उसका 2 बार भोपाल में मंचन हुआ है और हम लोग उसका रिहर्सल वगैरह करते रहते हैं। अब देखते हैं, आप लोग कब याद करते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि उसे आपकी धरा पर भी, वहाँ की धरा, विदेश धरा पर आकर मंचित करें। और तो ये एक बड़ा काम किया था अशोक जी ने। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा रहा इसमें। बीच बीच में कहीं कहीं अशोक जी से चर्चा होते रहती थी, तो वो जो कहना चाहिए जो साहित्यिक स्वाद बना रहे, उसके लिए मैं उनकी मदद करता रहता था। तो उन्होंने एक दिन बीच में कहा कि भाई तुम भी कुछ करो। तो उसमें एक माहौल क्रिएट करना था, एक माहौल बनाना था, जो कि दरअसल जल तरंग जो है शोर और संगीत के बीच के द्वंद्व का उपन्यास है। तो जब संगीत हमारा शोर में तब्दील होता है, तो जो शोर में तब्दील हो रहा था, और वहाँ उसमें एक दृश्य आता है जो गांव मोहल्ले में गुंडे टाइप के लोग रहते हैं और वो शोर बढ़ाते हैं। तो उसमें एक था कि भाई एक लाठी चलाने वाला चाहिए। तो चूंकि बचपन में हम लोग ये सब पहलवानी वगैरह भी किया करते थे, तो थोड़ा सा लाठी वाठी चलाना भी सीख गए थे और कुछ तलवार वगैरह चलाना सीख गए थे। तो मैंने कहा सर ये हो सकता है तो इस तरह का काम। तो वो मुझे लाठी वाला कवि कहने लगे बीच में। तरह का जो है वो, फिर एक उसमें लाठी घुमाने वाला वो था दृश्य। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई आप तो बोले संगीत के आदमी हो। तो एक तबला वादक का उसमें अभिनय का पार्ट था, तो फिर वो भी हमने कहा ठीक है वो करेंगे। तो इस तरह से छोटा छोटा काम चलता रहता। लेकिन मूलतः मुझे लगता है कि मैं कविता में ही रमता हूँ, मुझे कविता ही प्रिय लगती है। जी कवि का धन्यवाद। व्यक्तित्व ऐसा होता है मोहन जी, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, और आप उसकी बिल्कुल हमारे सामने मिसाल हैं। काफी अच्छी सीक्रेट जानकारी कामनी लेकर आई हमारे पास में। धन्यवाद कामनी। और आपको तो सीक्रेट पता चल गया लाठी वाले कवि। लाठी का भी और बातें निकल कर आ रही है, एक से दूसरी बातें निकल आती है। तो अब रुक करेंगे सारंगी जी की तरफ में। हमारे साथ इस बीच में जुड़ चुकी हैं लता पांडे जी भी। लता जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। सारंगी जी, अब आपकी कविताओं के लिए मन थोड़ा व्याकुल हो रहा है। आप शुरुआत करें। आपकी तो बहुत ही अच्छी प्यारी कविताएं मैंने सुनी हैं, लेकिन अगर आप हमारे सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी गिल्ड का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और मंच आपने दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। कामिनी जी, पहले लाठी वाले कवि जी से अच्छी तरल कविता सुनी, उसके बाद में कुछ कविता कहना। सुरांगी जी से जी, सुरांगी जी को मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ वर्षों से, और पिछले दिनों जब मैं साक्षात्कार में था तो आपकी काफी कविताएं भी छापी। तो मैं आपसे बहुत परिचित हूँ और बहुत मुरीद हूँ आपकी कविताओं का। आप सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी, कामिनी जी ने जो बात कही अभी कि अफ्रीका के देशों की बात उन्होंने कही, पानी की बात कही, हमने पानी की डॉक्यूमेंट्री भी अभी देखी। तो पानी की दिक्कत जो है वो सब जगह पर है। एक संदर्भ अहिल्या का पौराणिक कथाओं में ऐसा है कि अहिल्या जो शिला हो गई थी, जो स्टोन हो गई थी, पत्थर हो गई थी, वो अहिल्या उसको कहते हैं जो पत्थर हो गई। कविता है, पानी की खोज में दूर जाते स्त्री की पैरों में फटती हैं बिवाइयां। पानी की खोज में दूर जाती स्त्री के पैरों में फटती हैं बिवाइयां, रिश्ता है उसके भीतर बहुत कुछ, और बह न जाए इसलिए दरकती है वह। बाहर से वह कठोर दिखती है इतनी कि लोग उसे अहिल्या कहते हैं। वाह, जो दर्द उसपे आपकी कविता में जो शब्दों में है वो सीधा हमारे दिल में उतर रहा है। इतनी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक कविता अभी, ये कविता तुरंत में मेरे दिमाग में इसलिए आई कि वो जो बच्ची अंत में डॉक्यूमेंट्री फिल्म में खेल रही है और वो जो उसका जो
आनंद है। लेकिन एक बच्ची है, क्या वो बच्ची सोच सकती है? एक अबूझा, कविता का शीर्षक है अबूझा। आसमान में उड़ती हर चीज दिखाती है, कौवा, तोता, मैना, चिड़िया, कबूतर, पतंग, हवाई जहाज भी। हर उड़ती चीज देख वह ताली बजाती है। जमीन पर भागती, दौड़ती, चलती फिरती बिल्ली, गाय, बकरी और कार और दुपहिया देखकर भी वो खुश हो जाती है। क्या बात। सबसे परिचय कराते कराते वह दिखाती है उसे ये है लोग और उनके चेहरे। वह ताली नहीं बजा पाती, हठात अपने नन्हे हाथ खुले मुंह पर रख देती है। अनजानापन उसकी आंखों में होता है और यह भी कुछ समझा नहीं पाती उसे। क्या बात है। आपकी कविताएं कुछ ही शब्दों में, कुछ पंक्तियों में इतना कुछ बटोर लाती हैं कि बहुत ही के लिए पावरफुल, बहुत गहरी बात इन्होंने अपनी कविता में कह दी है। और ये सोलंकी जी, ये आपने जो लड़की की बात की है वो हमारी डायरेक्टर विनीता खन्ना की लड़की है। और क्या बात है, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो बहुत प्यारी बच्ची है। प्यारी तो बच्ची मैं है। एक बात बताना चाहूंगी, वो जो फिल्म आया है वो बेटी का, मैंने वो हम लोग वैसे घर पे थे और वो खेल रही थी और उस दौरान हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडिट भी कर रहे थे, और मेरे दिमाग में और मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया कि हम कुछ ऐसा इसमें अंश डाले कि लोगों तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। जो हमारी जनरेशन है, हमारे दिमाग में आया हम क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। पानी जो एक नेचुरल रिसोर्स है, अगर वो ही नहीं रहा तो क्या रह जाएगा। तो हमने इस तरीके से उसको फिल्माया, और वो खेल रही थी और हमें उसको देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि वो पानी में कितना अच्छे से खेल रही है, उसको कितनी खुशी मिल रही है, उसके लिए यही सब कुछ है। वो जो मोमेंट था उसका, उसके लिए वही बहुत सबसे बड़ी चीज थी, किसी भी कीमती चीज से भी बड़ी चीज थी। तो इस तरीके से हमने वो पार्ट उसमें डाला। नहीं, वो आपने बिल्कुल जिस तरह से पेश किया है वो बिल्कुल जीवन को परिभाषित करता है। सरांगी जी की पुस्तक की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, शहर की छोटी सी छत पर। ये इनकी पुस्तक का आवरण पृष्ठ है, और साथ ही कई सारी छोटी छोटी 2 पंक्तियों में कविताएं हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इनका जो YouTube चैनल है उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम वहाँ पर दिखाया है। तो आप वहाँ पर जाकर के कविताओं का लयबद्ध तरीके से संगीत के साथ में कविताएं पढ़ी गई हैं, तो उसका जरूर आनंद लें आप। तो जी जी, तो देखिए चर्चाएं कुछ इस तरह से चल रही हैं कि रुकने का मन नहीं हो रहा। शायद हमने घड़ी की तरफ देखा नहीं, समय भागता चला गया है। 10:28 हो गए हैं हमारे समय से, करीब 1.5 घंटा हम लोग इस कार्यक्रम में रहे हैं। तो अगले 5-1 मिनट में हम लोग कार्यक्रम को विराम देने का प्रयास करेंगे। इसके पहले एक दफा हम लोग वापस जो हमारे अच्छा, इससे पहले कि मैं सारंगी जी से आगे की तरफ प्रस्थान करूं, मेरे ख्याल से सारंगी जी के बारे में भी कुछ जानकारी हमारे पास में है, और उसके लिए वापस कामनी आपकी तरफ रुख करना पड़ेगा। तो स्वारंगी जी, आपके बारे में भी हमें पता लगा है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग पोएम, वो तो लाइक हमने अप्रिशिएट किया और ऑब्वियसली दैट इज नोन। हमें आप पता चला है कि आप नृत्य में, लाइक डांस में आप रुचि रखती हैं और काफ़ी गहरा लगाव है आपको डांस से। मैं खुद भी म्यूज़िक और आर्ट में बहुत रुचि रखती हूँ, कुछ बॉलीवुड कुछ करती हूँ, ऐसा कोई सीरियस नहीं, बट आप काफ़ी लाइक डांस में आपका गहरा रुचि रहा है, तो उसके बारे में आप शेयर कीजिए हमसे, लाइक इस पैनल में। जी, दरअसल मुझे ऐसा लगता है सारी कलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जो जिस YouTube चैनल की भी बात हो रही है, तो उसमें गीत के जरिए हमने कविता को रखा है कि वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। मैंने अभी हाल ही में शायद से अगले रविवार को ही एक कार्यक्रम में कर रही हूँ, कविता पर कथक है, वो लंबी कविता है, उस पर कथक। तो एक आर्ट फॉर्म दूसरे आर्ट फॉर्म से जब जुड़ता है, कविता में कथक भी आ रहा है, मेरी कविताएं हैं कथक से जुड़ी हुई, और जो कथक है उसमें तो कविता एक पार्ट ही है जो कविताओं में, छंदबद्ध कविताओं में आप कथक करते हैं, वो बहुत सालों से चला आ रहा है। मोहन जी रिसर्च कर सकते हैं इस पर भी।
तो कुछ इस तरह से बचपन से ही वो ऐसा रहा कि माँ की इच्छा थी, माँ ने स्वरांगी नाम रखा कि मैं गायन में कुछ करूंगी। माँ मेरी शास्त्रीय गायिका रही हैं, तो वो तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन कथक से जुड़ाव हो गया और एक अनवरत यात्रा कोशिश की है बस कि कथक कर सकूं मैं। जी बहुत खूब। स्वरंगी जी, मुझे हमेशा रहा कि मैं भी कोई क्लासिकल डांस सीखूं और स्पेशली कथक। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश भी की कनाडा में आके, बट मैं उस लेवल पे नहीं कर पाई। बट इट्स रियली लाइक अमेजिंग। मुझे कभी भी बहुत देर नहीं होती, अभी शुरू कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं करने वाली हूँ। मैंने क्लासेस ऑनलाइन इनरोल कर रखे हैं, देखो कब होता है, बट यस आई विल डू इट। और विल बी लुकिंग फॉरवर्ड आपका जो प्रोग्राम आने वाला है विद द कथक। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वरांगी जी पदन्यास नाम से एक कथक नृत्यशाला की उन्होंने स्थापना भी की है और संचालन कर रही हैं, तो इससे इनका जुड़ाव काफी काफी गहरा रहा है, काफी जाहिर है। तो इसके साथ मैं जो हमारे बाकी पैनल सदस्य हैं उनकी तरफ में आना चाहूंगा। प्रभ जी, वनिता जी और रोमिला जी, आप में से जो कोई भी एक जो कहते हैं ना जाते जाते एक जो संदेश होता है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे हमारे समाज के लिए, आप वो क्या संदेश आप देना चाहेंगी? कोई भी। संदेश तो बहुत ही सिंपल और सरल है कि हमें पानी बचाना चाहिए। पर एक पंजाबी की कविता है जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ और जो जगदीश पापड़ा जी ने लिखी है, सो वो जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री समराइज नहीं करता, पर हमारा जो मिशन है या जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी जो गंदा हो रहा है या जो कम हो रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पोयम ऐसी है कि पी बोतल दा पानी ना हाका मार गुलामी नू, पंज नदियां दी धरती एक दिन तरसू पानी नू, नदियां नाले पंजाब मेरे दे सुकदे जांदे ने, निगाह मार के वेखो पानी मुकदे जांदे ने, ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਕਾਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਸੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਈ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਏ, ਕਾਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਵਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਕ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਸੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ, ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਣਾ ਪਊਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੂਫਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਨदियां दी धरती एक दिन तरसू पानी नू, एक दिन तरसू पानी नू। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर पंजाब, पर मुझे लगता है कि ये हर जगह जहाँ पानी की कमी आ रही है, ये कविता उस स्पेसिफिक चीज को जरूर दर्शाती है। और ये हालांकि ये स्पेसिफिकली पंजाब पे है, पर मुझे लगता है कि चाहे वो केप टाउन हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो इवन कनाडा हो, ये वहाँ पर फिट बैठती है। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम हमारे सब ग्रंथों में पानी की बात कही गई है। हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, पर वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे को कितनी सेंचुरी से बताया गया है कि जल है तो जीवन है, या फिर पूजा में पानी जिस तरीके से यूज होता है, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ पानी बचाना शुरू कर दे कि पानी एक पवित्र, एक सेक्रेड रिसोर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि ना पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी, ना पानी इतने गंदे होंगे जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। और पानी के विषय में जो महत्व है वो काफी काफी महत्वपूर्ण चीज है। किसी ने कहा कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है कि पानी पर लड़ा जाए, तो इतनी बड़ी बात है पानी पूरे मनुष्य जाति के लिए। और आपने जो कविता बोली वो पंजाब के संदर्भ में थी, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। ये विडंबना जो है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने कई बार हमसे भूल जाते हैं, पर उसके बारे में जानकारी रखने की और फैलाने की काफी जरूरत है। तो रोमिला जी, मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा, अगर आप कुछ दो एक पंक्तियां बोलना, कुछ भी। आप तो खुद भी कविता लिखती हैं, मुझे पता है, लेकिन आप जाते जाते कोई संदेश देना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा मंच दिया हम लोगों को, और ये भी कहना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री संभव नहीं था सबके मदद के बिना। और वहाँ के कुछ लोग हैं, अरुण जी, बुजरत जी, उनको खास धन्यवाद देते हैं कि वहाँ उन्होंने हम लोग की इतनी सहायता की। बस ये छोटा सा बात है कि जो हमने 4 पिलर्स के बारे में बताया है जिस बेस पे ये डॉक्यूमेंट्री है, तो ये अगर आप देखें तो ये 4 स्तंभ जो है
हम लोगों ने जिसके बारे में बात की, आध्यात्मिकता, विज्ञान, तकनीकी और अर्थशास्त्र और उसका जो मैनेजमेंट करते हैं, उसको अपने जीवन में भी आत्मसात करते हैं। तो ये चारों पिलर कोई नई बात नहीं है या कोई नई बात नहीं कही गई है, बस सिर्फ इतना कहा है कि ये हमारे जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता है, जिंदगी का प्रतिबिंब है वो। अगर हमारे वो 4 स्तंभ नहीं हो वो हमारे पास, तो हमारी इंसान की जिंदगी भी परिपूर्ण नहीं होगी। तो उसी चीज को हमने पर्यावरण के ऊपर लागू किया है। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग सब आगे बढ़े और इन सब चारों चीजों को अपनी जिंदगी में आत्मसात करें, तो सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, तो उससे बड़ी बात है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी की भी बहुत जरूरत है। तो बस मेरा बस बहुत सुंदर बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो बातचीत है उसे इस काम में, इस विषय में आपका जो पैशन है, आपका जो जुड़ाव है, लगाव है, वो बिल्कुल उभर कर आ रहा है और हम सभी उससे बिल्कुल प्रभावित हुए रह नहीं सकते। तो रोमिला जी और प्रभ जी, वेदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, और बहुत सारी बधाइयाँ आपको। इसकी काफी सराहना हो रही है हर तरफ में। हम काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारी भारतीय समाज से ताल्लुक रखती हैं, वहां से आती है, तो इतना बड़ा काम कर रही है। तो मोहन जी, मैं आपसे कुछ आखिरी टिप्पणी चाहूंगा आज के कार्यक्रम के लिए। अरे सर, मैं बड़ा अभिभूत हूँ और मुझे सचमुच आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में कविता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मान्यताएं तो बाहर मिल जाती है, घर में स्वीकृति नहीं मिलती है आमतौर पर कभी को। तो मुझे यूं ही लग रहा है कि अपने आंगन में बैठकर थोड़ी सी मस्ती कर ली, थोड़ा सा पड़ोसी बच्चों से प्यार कर लिया, खुद अपने आप को देख लिया। तो अपने आप को देखना बड़ी बात है और वही आज मैंने किया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और ये कार्यक्रम आप बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। दूसरा ये कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई किसी कार्यक्रम में हम भाग ले रहे हैं, बल्कि यूं ही लगा कि हम पूरे परिवार के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। और जो आपने समन्वय स्थापित किया फिल्म का, कला का, विज्ञान का, कविता का, तो विज्ञान तो यूं है कि सत्य की खोज करता है, धर्म जो है, आध्यात्म जिसकी बात रोमिला जी कर रही हैं, तो धर्म जो है वो उस आनंद को, जो सत्य है उसके आनंद को गहन करता है, उसे ग्रहण करता है, और कला उसकी अभिव्यक्ति करती है। तो ये तीनों चारों चीज हमने आज देखी और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे यूं लगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, और बल्कि यूं ही आप सभी से बात करके लग रहा है कि ये सिलसिला खत्म ना हो, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी उसका चक्र है। तो हम लेकिन इस आशा के साथ कि दोबारा फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आपका बहुत आभार सर। आपने बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम वाली बात कही। और सत्यान्वेषी हैं, विज्ञान से जो लोग जुड़े हुए हैं, और उससे ही जन्म होता है सुंदरता का। और जो शिव कहते हैं, जो भलाई समाज के लिए निर्माण करती है, बहुत बड़ी बात आपने कही। स्वरांगी जी, आप कुछ टिप्पणी दें। ये आप स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप जी, मैं बहुत खुशी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी की बात है, तो मैं ये चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए हमारी आंखों का पानी न मरे, हमारी आंखों में पानी रहे, हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहें। और यही संवेदनशीलता शायद से इस डॉक्यूमेंट्री की थी, इस कार्यक्रम की थी। और इन दिनों आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए जिस तरह से बात की और जिस तरह से किया, सच में एक पारिवारिक वातावरण लगा। तो ये पारिवारिक वातावरण, ये संवाद तभी बनता है जब हमारे भीतर का पानी, हमारे भीतर की तरलता, हमारे भीतर की सरलता जीवित रहती है। तो आमीन, ये सब बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। कामिनी, कुछ आप कहना चाहोगे? संदीप जी, मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदी गिल्ड ने मुझे ये मौका दिया कि मैं शामिल हुई और आप सब लोगों से जुड़ी यहाँ पे। इतना अच्छा चर्चा रहा, लाइक इट वाज रियली अ नाइस सेशन। जैसे कि सब कह रहे हैं, इट वाज, ये सेशन जैसे इवेंट जैसा नहीं लग रहा है, इट इज़ एज इफ वी आर टॉकिंग विद इन द फैमिली। तो बस हिंदी गिल्ड को थैंक्स बोलना चाहूँगी। और हाँ, ये सिलसिला शुरू हुआ, हम जुड़े रहे और आगे और भी लाइक यू नो वर्क टुगेदर फॉर समथिंग। जी, इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनल के सदस्यों का और हमारे साथ जो भी जुड़े रहे फेसबुक पर फिलहाल और आने वाले
समय में जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उन सभी का अग्रिम धन्यवाद। हिंदी राइटर्स गिल्ड के सारे जो सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो संस्थापक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। आप सभी का काफी धन्यवाद मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह मौका देने के लिए। और आगे भी आत्मीय बातचीत के दौर आते रहेंगे। अन्य विषयों पर भी हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं, कुछ नाटकों पर, कुछ बाल साहित्य पर। तो उसके बारे में हमारे अन्य जो गिल्ड के सदस्य हैं वो कार्यक्रमों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, प्रदर्शित होंगे। तो कार्यक्रम को खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, लेकिन कार्यक्रम जितना चलता है उससे करीब 20 मिनट ज्यादा जा चुका है, इसलिए मैं विवश हूँ इसे फिलहाल विराम देने के लिए। लेकिन जैसा हमने कहा, ये सिलसिला जारी रहेगा और ये जो जुड़ा हुआ है विज्ञान और साहित्य के विषय में यहाँ पर खास करके इस मंच पर, वो सिलसिला बिल्कुल आगे बना रहेगा। हम वापस किसी फोरम पर किसी और प्रारूप में हम लोग दोबारा से बातचीत करेंगे। आप सभी के साथ में व्यक्तिगत तौर पर जो जुड़ाव उत्पन्न हो गया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। तो इसके साथ कार्यक्रम का समापन करूंगा मैं। पूनम मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप फेसबुक लाइव के सारा संयोजन कर रही हैं बैकग्राउंड में, और साथ में सभी जो हमारे दर्शक हैं उनका वापस तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम लोग इस कार्यक्रम का विसर्जन करते हैं और नमस्कार, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत।